हेलो एवरीबॉडी गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी कुछ लेक्चर के साथ आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये टॉपिक बीएससी स्टूडेंट के लिए है। जितने भी बीएससी स्टूडेंट मैथ ऑनर्स से कर रहे हैं उनके लिए लेक्चर होगा। मैंने पीछे भी एक लेक्चर आपका अपलोड किए हुए हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में बहुत सारी बातें उसमें बताया था, उनका इंट्रोडक्शन बताया थे, लेप्लास कैसे आया। उसके बाद कुछ हमने प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल किया था, डिफिनेशन भी बताया था आपको बच्चों। तो जो भी बच्चे अगर ये वीडियो नया देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे बीएससी मैथ ऑनर्स स्टूडेंट लिखा हुआ है, उस प्लेलिस्ट को ऑन कीजिए। सारे वीडियो लेक्चर्स आपको ग्रेजुएशन का वहाँ पे ओपन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आप टोटल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहें और हर एक आपको टॉपिक बाय टॉपिक वहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर कोई परेशानी होता है तो जो हमारा नंबर दिया गया है आप उस पर व्हाट्सअप करें, है ना। इस नंबर पे व्हाट्सअप करें ताकि हर जो टॉपिक होगा आपको क्लियरवाई करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आज हम फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का लेके आए हुए हैं। आज भी जो हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो कुछ टॉपिक लेके आए हुए हैं, उस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पहले हम लोग देखिए जो पीछे जो हमने बताया, डिफिनेशन बताया, ठीक है। उसके बाद हमने उसका कुछ इंट्रोडक्शन भी बताए थे, प्रॉपर्टी भी बताए थे। तो आगे भी और भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास प्रॉपर्टीज है, पर हमारे पास क्या यानी जो प्रॉपर्टी है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, उनका भी कुछ है। तो आगे जो प्रॉपर्टीज है उसको बताने से पहले हम कुछ डिफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। फिलहाल तो मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि व्हाट इज द गामा फंक्शन होता क्या है, और ये इस पे हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे, है ना। बीटा गामा फंक्शन, इसको पूरा और भी इसमें आता है बीटा गामा फंक्शन। तो हम पूरा लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे आप लोग के बीच में बीटा गामा फंक्शन। फिलहाल अभी इतना जानिए कि ये गामा फंक्शन होता क्या है, बिकॉज जितने भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो एक दो ठो हमारा जो टॉपिक होगा प्रॉपर्टी, उसमें क्या होगा ना कि ये हमारा गामा फंक्शन उसमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने कुछ गामा फंक्शन का डिफिनेशन साथ में लाया है। तो आप आज बताएंगे इसमें डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी भी बताएंगे, कुछ एग्जांपल भी बताएंगे। काफी इंटरेस्ट लगेगा बच्चों, है ना। आप चैनल पे बने रहे, पूरे वीडियो अंत तक देखें, काफी मजा लगने वाला है ना। तो आज ये आपका गामा फंक्शन होगा, कुछ प्रॉपर्टी होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डिफिनेशंस भी होंगे, जो काफी तबातोड़ होगा, ठीक है। तो प्लीज आप बने रहें, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन होता क्या है। डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, देखिए क्या चीज होता है गामा फंक्शन। तो गामा हम लोग इस तरह से लिखते हैं बच्चों, गामा ऐसे लिखा जाता है। गामा जो होता है ये इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर बड़ा होता है, इस टाइप से गामा लिखा जाता है। जैसे ये लिखते हैं ना हम लोग गामा इस टाइप से, तो वही भाषा को थोड़ा इस टाइप से स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। तो गामा फंक्शन ऐसे लिखा जाता है बच्चों। इस गामा फंक्शन का ये डिफाइन किया हुआ है गामा फंक्शन कि अगर गामा ऑफ एन है तो 0 से इंफिनिटी e का पावर माइनस टी इंटू टी का पावर n माइनस 1 इंटू डी टी, जहाँ n जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा बच्चों। तो ये गामा n का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये इसका डिफिनेशन है बच्चों, ठीक है। या फिर अगर दूसरी भाषा में बोला जाए, अगर t की जगह मान लो x वेरिएबल लेते हैं, t की जगह क्या ले रहे हैं, x वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसी तरह से हो जाएगा गामा n बराबर 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस x इनटू x का पावर n माइनस 1 इनटू dx, सच दैट इस प्रकार होगा कि n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हमारे लिए क्या है, यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए गामा फंक्शन में दो बात आता है। अगर गामा n प्लस 1 है तो ये बराबर होता है n इंटू गामा n बराबर फैक्टोरियल n। देखिए ये मोटे तौर पे आपका ये है कि ये गामा जो फंक्शन है आपके लिए, ठीक है ना। ये गामा फंक्शन में होता क्या है एक्चुअली, देखिए गामा फंक्शन जैसे हम लोग फैक्टोरियल तोड़ते हैं, मान लीजिए फैक्टोरियल 5 को तोड़ रहे हैं तो क्या लिखते हैं, 5 4 है ना, 3 2 1 ऐसा तोड़ते हैं ना फैक्टोरियल। तो अगर हम इसी को गामा फंक्शन में लिख के अगर तोड़ेंगे
कि गामा 5 का क्या होगा, तो सेम इसी तरह से ये भी टूटेगा, 5 टूटेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको तोड़ने के लिए ऐसे लिखते हैं, जिससे 5 से छोटा क्या होगा 4, फिर 4 से छोटा क्या होगा तो 3, 3 से छोटा क्या होगा तो हमारे पास क्या होगा 2, फिर 2 से छोटा क्या होगा तो 1। इस टाइप से तोड़ा जाता है, गामा 1 लगा देंगे, है ना। तो सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, फर्क इतना ही है कि फैक्टोरियल में 5 से टूट रहा है, गामा में ये 4 से टूट रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब जैसे मान लीजिए आपका डिवाइड के रूप में रहेगा, जैसे गामा मान लीजिए 3/2 है, 3/2 है, तो इस टाइप में फैक्टोरियल में तोड़ने में क्या हो रहा था, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। ऐसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट थोड़ा सा लगता। तो गामा फंक्शंस में जब हम 3/2 से अगर छोटा तोड़ना है तो 3/2 से छोटा क्या होगा तो 1/2 होगा, फिर 1/2 से छोटा। अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर क्या करेंगे 1/2 में ही गामा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए जो 1/2 का जो गामा का जो फंक्शन होता है वो वैल्यू यहाँ पे आपको याद रखना होगा। गामा 1/2 का वैल्यू √पाई होता है। क्या होता है बच्चों, √पाई। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब हम वैल्यू बैठाएंगे 1/2 और गामा 1/2 का वैल्यू √पाई, तो यहाँ क्या हो गया √पाई हो गया। इसका मतलब √पाई/2 हो गया किसका, गामा 3/2 का वैल्यू, है ना। तो ये सभी है थोड़ा सा लॉजिकली में, क्योंकि इस टाइप से फैक्टोरियल में तो नहीं कर पाएंगे, तो ये गामा फंक्शन डिफाइंड हुआ है जो इस टाइप से इंटीग्रेशन से बन के आता है, ठीक है। ये काफी प्रूव करके बताएंगे कि गामा 1/2 का वैल्यू √पाई क्यों होता है। ये टोटल आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये तो फिलहाल हमारा ये दूसरा लेक्चर है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। धीरे धीरे जिस टाइप से आपका सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग मिलता जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो आज फिलहाल ये सीखिए कि गामा फंक्शन होता है क्या है। तो गामा फंक्शन सिंपल सा डिफिनेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कुछ हमारा नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। क्या है, गामा n+1 बराबर n इंटू गामा n बराबर फैक्टोरियल है। यानी तीनों भाषा में इसे तीनों के बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर ये भी, इसके बराबर ये भी, या इसके बराबर ये, या इसके बराबर ये, ठीक है। और गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है √पाई। जैसे भी जस्ट हमने एग्जांपल लिया था, जैसे अगर मान लीजिए कि गामा 5/2 है तो 5/2 से छोटा क्या होगा 3/2 होगा। देखिए ये लिखा कैसे जाएगा, हर बार क्या कीजिए आप 1 घटाते जाइए। जैसे यहाँ देखिए 5/2 में अगर 1 घटा रहे तो कितना होगा 2 एलसीएम आएगा तो 2 आएगा, कितना आएगा 3/2। इसका मतलब 5/2 से जब छोटा कौन होगा 3/2 होगा। उसके बाद अगर फिर 3/2 से छोटा लिखना है तो इसमें भी 1 घटाइए तो 2 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 1/2। अब जब भी गामा फंक्शन लिखेगा ना तो 1/2 से फिर नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि 1/2 का फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा गामा का √पाई हो जाएगा। तो 5/2 से छोटा क्या है 3/2, 3/2 से छोटा क्या है 1/2, और फिर 1/2 में ही लगा देंगे। अब जो 1/2 है इसकी तो आगे जाएगा नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 6, और रूट गामा का वैल्यू कितना है √पाई है। तो यहीं पे आंसर कर देंगे बच्चों इसको। बात समझ में आ रहा है। बेसिकली कुछ तोड़ने का तरीका सिखा रहा हूँ ताकि जब आगे इस्तेमाल करेंगे तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं जो प्रॉपर्टी पढ़ना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हमने 2 प्रॉपर्टी का आपका चर्चा किया था। पहला प्रॉपर्टी में ये बताया गया था कि किसी भी कांस्टेंट का जो लैप्लास होगा वो होता है k/s, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा टर्म में ये बताया गया था किसी भी लैप्लास टर्म का अगर एक्सपोनेंशियल के पावर 80 है तो क्या हो जाता है 1/s-a। जो रहेगा यहाँ पे वो यहाँ पे s में क्या करेंगे घटा देंगे। और दूसरी बात डिफिनेशन में ये चीज बताया गया था लैप्लास में l हमारा क्या होता है, तो ये ऑपरेटर है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखा जाता है ft, ये हमारा डिटरमाइनिंग वैल्यू होता है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और जो फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है, ये वाला जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है s के टर्म में, तो ये हमारा कहलाता है जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। जो अनडिटरमाइनिंग फंक्शन से जनरेट होके हमारा आएगा किसमें इवैल्यूएशन वैल्यूज में, जो फाइनल आंसर होगा वो s के टर्म में आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो L इज कॉल्ड जनरेटर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ft को बोलते थे हम लोग क्या डिटरमाइनिंग फंक्शन जो t के टर्म में रहेगा। और जो हमारा एक फंक्शन आता था fs, इसी का आ रहा है वैल्यू, तो fs को हम लोग बोलते थे क्या जनरेटिंग फंक्शन। बात समझ में आ रहा है। जो डिपेंड करेगा किस पे, s पे डिपेंड करेगा। तो इन सारी बातों पे हमने चर्चा किया था, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो आज प्रॉपर्टी नंबर 3 होगा आपको बच्चा। 2 प्रॉपर्टी हमने बताया, प्रॉपर्टी 1 और 2, जो कि दोनों हमने रिमाइंड करवा दिया आपको। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमारा है कि किसी भी लेप्लास का, अगर ये है द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लेप्लास, शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलटी का मतलब क्या हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर एन, टी का पावर एन इज फैक्टोरियल एन बटा एस का पावर एन प्लस 1, या फिर दूसरा भाषा में गामा एन प्लस 1 बटा एस का पावर एन प्लस 1। ये हमें लाना है कि टी का पावर एन का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा फैक्टोरियल एन बटा एस का पावर एन प्लस 1, या फिर गामा एन प्लस 1 बटा एस का पावर एन प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि लेप्लास ऑफ टी का पावर एन इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन बटा एस का पावर एन माइनस 1, या फिर दूसरा भाषा में गामा एन प्लस 1 बटा, थोड़ा अच्छा से लिखिएगा आप लोग, है ना, गामा एन प्लस 1 एस का पावर एन प्लस 1। तो ये हमारा फार्मूला है, ये आपको याद भी रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसको प्रूव करेंगे कि इतना बराबर कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। देखो फैक्टोरियल एन के बदले ये भी भाषा लिख सकते थे एन ऑफ फैक्टोरियल गामा एन, ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो ये भी भाषा लिखाएगा, ये भी लिखाएगा, ये भी लिखाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये तीनों भाषा यहाँ पे लिख सकते हैं टी का पावर एन का वैल्यू लिखने के लिए, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। देखिए 2 मार्क्स में कभी प्रूफ करने आपको दे देगा सेक्शन ए में, है ना। कभी कभी बड़े क्वेश्चन के साथ भी शॉर्ट क्वेश्चन ए बी करके ए बी सी करके दे देता है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन ये ले सकता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा है, तो पहले ये बात देखिए कि लेट एफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो एफ टी हमारा ही ना है टी एन, तो टी एन हो गया, टी का पावर क्या हो गया हमारा एन हो गया, और एफ टी बराबर क्या हो गया टी का पावर एन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे वी नो दैट, शॉर्ट में लिख रहा हूं वी नो दैट, है ना, डब्ल्यू के टी का मतलब वी नो दैट, ओके बच्चों। अब वी नो दैट क्या जानते हैं, लेप्लास ऑफ एफ टी, लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई का पावर में होता था माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। ये फॉर्मूला था इज इक्वल टू एफ एस। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन था, यही हमारा फॉर्मूला था। क्या बात समझ में आ रहा है आपको, है ना। जितने भी बच्चे नहीं हैं जरूर पहला वीडियो आप जरूर प्ले लिस्ट में जाके देखें, है ना, तभी ये बात और भी जबरदस्त समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे बैठा देते हैं 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे देखिए ई का पावर माइनस एस टी, एफ टी का वैल्यू कितना है, तो टी का पावर कितना है एन है, तो टी का पावर एन लिख दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी। अब जो भी आएगा इस टर्म में आंसर आएगा, है ना, तो उसको लिखने का जरूरत उधर नहीं है। और इधर अगर हम बात करें लेप्लास ऑफ एफ टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का पावर एन हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेप्लास ऑफ टी का पावर एन का वैल्यू दिया है। अब ये हमारा इंटीग्रेशन में आ गया, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन है ना। तो देखिए इसको इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब भी ऐसा अगर हमारा आता था लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, या सॉरी बाय पार्ट्स मेथड में, जब आप 12th क्लास में होंगे तो सिंपली आता था बाय पार्ट तरीके से, जिसमें आइलेट फॉर्मेट लगाते थे, है ना। तो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई चीज पुट करेंगे उसको कन्वर्ट करके एक टर्म में लाएंगे देन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पुट करेंगे, भाई क्या पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए पुट करेंगे एस टी बराबर मान लीजिए x है, एस टी बराबर क्या है x है। सो दिस इंप्लाइज t बराबर क्या लिख सकता हूं, x बाय एस लिख सकता हूं ना। इसका मतलब ये हुआ
कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/s तो बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो t का टर्म हटा के हम किस टर्म में लाएंगे, x का टर्म में लाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पहली बात देखो, st बराबर पूरा हमने x पुट कर दिया, यहाँ पे t रहने दिया, s को इधर लाया, फिर डिफरेंशिएशन कर दिए तो ये आ गया। थोड़ा सा लिमिट भी चेंज कर देते हैं, तो लिमिट भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही जब हमारा t टेंस टू 0 था, यहाँ पे देखिए जब t टेंस टू 0 होगा तो x टेंस टू हमारा क्या होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये हमारा t टेंस टू 0 है तो x टेंस टू क्या होगा। यहाँ पे देखिए x की जगह अगर हम बैठा, यहाँ पे t की जगह 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x टेंस टू कहाँ जाएगा, 0, है ना। एंड दूसरा t टेंस टू इंफिनिटी है तो x टेंस टू भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ इंफिनिटी बैठाएंगे तो पूरा इंफिनिटी हो जाएगा और ये x इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी पहले से भी था 0 से इंफिनिटी t के टर्म में, तो x के टर्म में भी कितना आएगा, 0 से इंफिनिटी आएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे, अब यहाँ पे आगे देखिए किस टाइप से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम लोग बैठा देते हैं फ्रॉम 1 से, यहाँ देखिए लेप्लास ऑफ t का पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए, क्योंकि अब इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ सब्स्टिट्यूट किए, इसके लिए नहीं किया, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा RHS के लिए है। तो यहाँ पे देखिए st का वैल्यू कितना हो, 0, आपका तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे देखिए st का वैल्यू कितना है, तो x है, तो e का पावर -x हो गया। और यहाँ देखिए t का वैल्यू कितना हो गया, तो x/s, तो x/s हो गया। पावर में क्या है, n है ना, क्योंकि यहाँ देखिए 1n है। और dt का वैल्यू कितना हो गया, तो 1/s इंटू dx हो गया। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया बच्चों। अब यहाँ ध्यान से देखिए 0 से इंफिनिटी, अगर थोड़े से ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए s का पावर n हो जाएगा और इसका भी 1, तो डायरेक्ट बाहर कर देंगे तो क्या होगा, s का पावर n प्लस 1 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, e का पावर -x इंटू x का पावर n इंटू dx। अभी देखिए जस्ट इसका हम बीटा का गामा फंक्शन में ये जस्ट अभी लिखा है फार्मूला, देखिए ये फार्मूला भी जस्ट लिखा है, सिंस 0 से इंफिनिटी गामा n बराबर लिखा है 0 से इंफिनिटी e का पावर -x इंटू x का पावर n इंटू dx। क्या ये लिखा है ना, n-1 लिखा है, राइट, ऐसा लिखा है। अब जो एक चीज थोड़ा यहाँ पे लॉजिकली ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कर रहे हैं वहां भी आप नोट करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे n-1 है, क्या है, n-1 है, तो ये हमारा n हो रहा है, यानी इस n से एक छोटा है। सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ n है तो n-1, कहने का मतलब अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होगा, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 होगा। इसका मतलब अगर हम एक और बढ़ा दें, गामा n+1 कर दें, तो 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, e का पावर -x और x का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा इंटू dx। क्योंकि यहाँ से जस्ट एक बड़ा है ना, तो इससे बड़ा तो जस्ट n+1 हो गया। इसका मतलब इसका वैल्यू हम डायरेक्ट क्या बैठा सकते हैं, गामा n+1 बैठा सकते हैं। इसलिए 1/s का पावर n+1 0 से इंफिनिटी, सॉरी यहाँ तो अब इसका वैल्यू बैठाने वाला हूँ, इतना का वैल्यू डायरेक्ट ये बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गामा n+1, है ना। तो कहां से, बाय द डेफिनेशन ऑफ, आप यहाँ देख सकते हो डायरेक्ट ऊपर में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये गामा, सो देयरफॉर लेप्लास ऑफ t का पावर n इज इक्वल टू गामा n+1 बटा s का पावर n+1। या फिर दूसरी भाषा में और भी आगे लिख सकते हो, यहाँ गामा n+1 बराबर क्या लिख सकते हैं, जस्ट बताया, फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं, या n इंटू गामा n भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं n+1, या फिर लिख सकते हैं n इंटू गामा n लिख सकते हैं। तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका मर्जी होगा, जिस हिसाब से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप इसमें। तो ये हमारा क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया बच्चों, क्लियर है ना। तो यही हमको प्रूव करना था
कि किसी भी t का पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो फैक्टोरियल n बटा s का पावर n प्लस 1 होगा, ठीक है ना। तो ये हमने प्रूव करके आपको दिखाया है कि कैसा आया। तो सिर्फ इसमें ये ध्यान देना है t का पावर n होगा, यहाँ बैठाना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है। ये तो काफी दिक्कत नहीं होगा, 12th में पढ़े हो। बस सिंपली ये काम करना है, जब इस टर्म में कन्वर्ट होगा तो ये सिर्फ गामा फंक्शन याद रख लीजिएगा। कौन सा फंक्शन याद रख लीजिएगा? गामा फंक्शन, ठीक है बच्चों, क्या याद रखिएगा? गामा फंक्शन। अरे इतना बार बोलने पर तो कोई भी याद रख लेगा ना, इतना बार मैं बोल रहा हूँ गामा फंक्शन गामा फंक्शन गामा फंक्शन, अब तो याद हो गया ना, चलो याद हो गया। तो ये गामा फंक्शन की बात है, इतना याद रखिएगा, बस ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो काफी छोटा है, 2 मार्क्स में आपको प्रूफ करने के लिए हमेशा आता है, राइट। चलिए, तो ये था, ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी था। अब इसके आधार से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्मूला के आधार से, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जाता है जनरली, है ना। तो देखिए कैसा क्वेश्चन बनेगा। अब मान लीजिए कोई एग्जांपल है, जिसे यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t का पावर 3/2, यही क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। ऐसा इनडायरेक्ट, या फिर अगर कहेगा दूसरा टाइप में ऐसे लिखता, लेप्लास ऑफ t का पावर 3/2 बराबर व्हाट, है ना। तो यही क्वेश्चन हो गया ना, सिंपल। यानी इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो या इसका निकालो, बात बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सॉल्यूशन करने का काफी सिंपल तरीका है, इतना आपको बैठाने का जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला लिखना है। वी नो दैट, है ना, क्या जानते हैं कि लेप्लास ऑफ t का पावर n बराबर होता है यहाँ पे गामा n प्लस 1 बटा क्या होता है, फैक्टोरियल, सॉरी, s का पावर n प्लस 1, जस्ट होता है ना, ये लोग पता है। अब बोलोगे सर कौन सा याद रखेंगे, ये बेटा किसी में रखोगे, लास्ट में आपको इसी में आना होगा। तो आप जनरली आप इसको याद रखें, बात समझ में आ रहा है ना, तो इसी से काम चलेगा। अब यहाँ देखिए गामा n हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, सो दिस इंप्लाइज लेप्लास ऑफ tn का, यानी यहाँ पे देखिए n की जगह कितना हो गया, 3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा गामा 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या होगा, 3/2 प्लस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर पूरा करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 5/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 3 में देखो एलसीएम आएगा 2 और 3 2 5, यानी 5/2 हो गया। और बटा में कितना हो जाएगा, इसका पावर ए बी कितना हो जाएगा हमारा, 5/2 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, अभी जस्ट हमने बताया था कि कोई भी अगर गामा फंक्शन में हो तो उसको डिक्रीज करते हुए तोड़ना है, और वो टूटेगा कैसे, तो 1 1 घटा घटा के लिखते जाइए। यानी जब भी इस टाइप से डिवाइड के रूप में रहेगा ना, तो अगर 1/2 तक, अगर नीचे 2 है तो 1/2 तो जरूर पहुंचोगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वहीं पे आंसर होगा, जिसके अकॉर्डिंग आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5/2 से छोटा कौन होगा, तो 5/2 से छोटा क्या होगा, 3/2 होगा। फिर 3/2 से छोटा क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 से छोटा लेना नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गामा 1/2 का फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। 5/2 से छोटा 3/2, 3/2 से छोटा 1/2। अब जब देख रहे हैं कि 1/2 से छोटा हमको नहीं निकला, तो उसी में गामा लगा देते हैं, जिससे फैक्टोरियल में काम करते हैं। मन किया जहां तक जाने के लिए वहां तक गए, यानी जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहीं पे है, तो जैसे 1/2 मिल गया, तो इसका तो वैल्यू जान रहे हैं ना कि गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √पाई होता है। तो ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3, ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। और गामा 1/2 का वैल्यू कितना होता है, √पाई होता है। सिंस गामा 1/2 का वैल्यू होता है हमारा √पाई, तो ये याद रखिएगा, है ना। तो यही आंसर हो गया हमारे पास। तो इस टाइप से क्वेश्चन आंसर जो आपको जनरली सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये है, सपोज कीजिए कि दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में ये दिया है लेप्लास ऑफ t का पावर -1/2 बराबर व्हाट। अब यहाँ पे देखिए कि लेप्लास t का पावर -1/2 है, तो -1/2 का मतलब, अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, लेप्लास ऑफ t का पावर -1/2 बराबर, फार्मूला के हिसाब से क्या होगा,
गामा -1/2 + 1 डिवाइड बाय s का पावर -1/2 + 1, तो ये क्या होगा गामा। अब एलसीएम लेंगे तो 1/2 बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा 1/2। अब इसको तोड़ने का जरूरत है क्या, 1/2 से छोटा नहीं तोड़ने में, है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू उठाइए, गामा 1/2 का वैल्यू कितना √पाई, और एस वैसे भी देखिए हाफ का मतलब कितना हो गया √s, इसका मतलब √पाई/s, यही आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो इस टाइप से जितनी भी होगा तो ऐसे बनाना है, जब सॉल्व करना है। क्लियर है ना। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हर बच्चा जितने भी BSME मैथ ऑनर्स के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में काफी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, मैं समझ रहा हूँ उस बात को। तो आप घर बैठे उसका तैयारी करें, क्योंकि कभी भी UGC आपको ऑनलाइन एग्जाम प्रोवाइड करवा सकता है ना। या कभी भी मान लीजिए खोल के आपका एग्जाम ले आ जाए, तो उस समय आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। सो बच्चों आप पढ़ाई पे ध्यान दें, कंसंट्रेट माइंड से पढ़ें थोड़ा, है ना। मौज मस्ती तो बहुत होगा जिंदगी में, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डिफिनेशन है आपका, सेक्शनली कंटिन्यूअस कर्व या फिर पाइसवाइज कंटिन्यूअस। काफी ये डिफिनेशन भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में, ध्यान दीजिएगा। तो ज्यादातर ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा, पाइसवाइज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसी को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, सेक्शनली कंटिन्यूअस कर्व। तो ये दोनों बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसका डिफाइन क्या कहता है, कहता है ये फंक्शन f(x) इज सेड टू बी अ सेक्शनली कंटिन्यूअस और पाइसवाइज कंटिन्यूअस इन एनी इंटरवल a to b। ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। कहने का मतलब है कि एक क्लोज इंटरवल a b होगा, जिसके अंदर में कोई भी क्लोज इंटरवल के अंदर में पाइसवाइज कंटिन्यूअस और सेक्शनली कंटिन्यूअस कहा जाएगा उस फंक्शन f(x) के लिए, अगर वह इफ इट इज कंटिन्यूअस होगा एंड फाइनाइट लेफ्ट एंड राइट लिमिट इन एनी सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंटरवल है, मान लीजिए 2 और 6 है क्लोज इंटरवल, 2 ठो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सब इंटरवल क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए 3, 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 4, 5 हो सकता है। तो ये सभी क्या है, इसका सब इंटरवल है, इस इंटरवल का सब इंटरवल है। बात समझ में आ रहा है। तो कहता है कि कोई भी फंक्शन को पाइसवाइज कंटिन्यूअस तब बोलेंगे किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी में, अगर उसके सब इंटरवल में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या हो, कंटिन्यूअस हो। क्या हो, कंटिन्यूअस। यानी 3 और 4 में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, 4, 5 में भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तब इस फंक्शन के लिए जो f(x) होगा वो पाइसवाइज कंटिन्यूअस या सेक्शनली कंटिन्यूअस कहलाएगा। बच्चों बात समझ में आ रहा है। इस पॉइंट पे तो नहीं कहलाएगा, बट इसका जो सब इंटरवल होगा, सब का मतलब यानी इसी का जो अंदर वाला जो इंटरवल होगा, उस इंटरवल में हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, तभी हम इसको पाइसवाइज कंटिन्यूअस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कर्व के माध्यम से समझाया गया है कि A और B से है हमारा 2 पॉइंट है ना, यहाँ से A से B, तो इसी में एक सी इंटरवल लिया, जो इसका एक सब इंटरवल में इसमें कंटिन्यूअस होगा, इसमें कंटिन्यूअस होगा। देखिए मोटे तौर पे हमने इसको थोड़ा सा डार्क किए हुए हैं, तो ये हमारा सब इंटरवल को इंडिकेट कर रहा है। सी क्या है, दोनों के बीच का है ना, जो कि ये भी सब इंटरवल है, ये भी सब इंटरवल है। तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और साथ में फाइनाइट लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए सब इंटरवल में जाके, यानी इसी इंटरवल में हमारा फाइनाइट होना चाहिए लिमिट, तभी हम उसको बोलेंगे पाइसवाइज कंटिन्यूअस इंटरवल। बात समझ में आ रहा है ना। तो सेक्शनली कंटिन्यूअस कर्व और पाइसवाइज कंटिन्यूअस क्या चीज है, तो ये काफी डिफाइन करने पूछेगा, तो आप इतना लिख सकते हो। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। 1-2 डिफिनेशन होगा, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी में ही, क्योंकि हर एक चीज थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे प्रॉपर्टी में, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है, यहाँ पे देखिए बच्चों अब आता है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अब देखिए थोड़ा सा डिफिनेशन है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होता क्या है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है,
कहता है ए फंक्शन f(x) is said to be exponential order of a as x tends to infinity if limit x tends to infinity e का पावर माइनस ax into fx is a finite value। कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो हम इसका लिमिट जो निकालेंगे वह एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, तभी हम ए ऑर्डर के लिए एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑर्डर ए कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑर्डर क्या होगा? जिसका इस लिमिट पे बैठाने के बाद यानी fx का वैल्यू दिया रहेगा तो fx का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, उसके बाद इसका पूरा सोल्यूशन करने के बाद एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। अगर फाइनाइट वैल्यू आता है तो वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए एक हम क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई x का पावर n इज एन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ या नॉट। दिखाना है कि ये जो x का पावर n है वह क्या एक एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। पहले मान लेंगे लेट, यहाँ पे मान लेते हैं कि fx इज इक्वल टू कितना हो गया, x का पावर n हो गया, यही ना है fx का वैल्यू जो वेरीफाई करना है। अब चूंकि हमको जो वेरीफाई करना है ये है हमारा, सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर माइनस ax into fx। अब यहाँ पे देखिए बैठा देते हैं वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर माइनस ax into fx का वैल्यू कितना है, x का पावर n है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x का पावर n, और जब इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा, e का पावर क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, अगर हम लिमिट अगर यहाँ डायरेक्ट पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आ जाएगा। देख सकते हो क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम x का पावर इंफिनिटी करते हैं तो इंफिनिटी होता है, और e का पावर a इंटू इंफिनिटी बैठाते हैं तो इंफिनिटी, और इसका वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी। तो ये दोनों लिमिट इस फंक्शन में क्या होगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आएगा। अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आता है यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में होता है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिमिट नहीं बैठा सकते। उसके लिए फिर क्या करते हैं, अगर आप जैसे ग्रेजुएशन में है तब तो समझा सकते हो कि ऊपर नीचे क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तब तक करते हैं जब तक डायरेक्ट लिमिट बैठाने पर इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आए। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर आप यही 11th 12th में रहते तो वहां नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा रहता, लिमिट से डेरिवेटिव पहले है ना, कंटिन्यूटी से पहले। तो वैसा सिचुएशन में यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ऊपर नीचे। तो यहाँ देखिए लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए x का पावर n को n बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि n पावर n है, एक चीज बताइए, अगर x का पावर मान लीजिए 4 है और dx है तो क्या क्या आएगा, 4 आएगा, फिर x का पावर 3 आएगा, फिर करेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर करेंगे 2 आएगा, फिर 1 आएगा, लास्ट होगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, बोला बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसका मतलब जितना पावर होगा ना उतना ऑर्डर का वो फैक्टोरियल होगा। इसका मतलब जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और दूसरी भाषा में अगर e का पावर मान लीजिए ax है, मान लीजिए यहाँ पे कितना है 5, सॉरी e का पावर ax है, तो जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हर बार a इंटू ax आएगा, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या बढ़ेगा, अगला करेंगे तो फिर क्या बढ़ेगा, तो हर बार करते जाएंगे तो a का पावर n हो जाएगा, n तक डिफरेंशिएशन करेंगे तब, और फिर e का पावर क्या होगा x, यानी x का पावर n का डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल n, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन अगर n टर्म तक किया जाए तो a का पावर n इंटू e का पावर ax होगा। अब हम लोग लिमिट ले लेते हैं, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल n a का पावर n इंटू e का पावर a इंटू इंफिनिटी, यानी फैक्टोरियल n बटा a का पावर n इंटू 1 बटा, और एक्सपोनेंशियल का इंफिनिटी पावर इंफिनिटी होता है, और 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n बटा a का पावर n 0 हो जाएगा, 0 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 0, जो कि ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू। तो 0 एक फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब जब हमने fx का वैल्यू ये बैठाया तो हमारा ये क्या दिया, एक फाइनाइट वैल्यू दिया। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है तो इसका मतलब x का पावर n क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है x का पावर n, इसलिए x का पावर n क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। तो लिख सकते हो
So thus x का पावर n is an exponential ऑर्डर, ठीक है ना। तो x का पावर n क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, किसी x का पावर n का डिफरेंशिएशन n बार करने पर फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर x का पावर 5 है उसको 5 बार करेंगे तो फैक्टोरियल 5 आएगा, ठीक है। और e का पावर x को अगर n बार करेंगे तो a का पावर में n कर दो मल्टीप्लाई में, और e का पावर वही, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, राइट। सिर्फ x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो जितना बार आएगा उतना बार मल्टीप्लाई होता जाएगा, पावर बढ़ता जाएगा ना। तो बस यही ध्यान रखना है। तो ये चीज हो गया। तो ये प्रूव करके हमने बताया कि किसी भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में a के लिए तब कहेंगे जब उसका इस लिमिट के लिए फाइनाइट वैल्यू देगा, तो हमें 0 पे है फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों प्लीज इस वीडियो को शेयर से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन और लाइक शेयर जरूर करें, और हर नोटिफिकेशन आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पूरी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर टॉपिक वाइज से हमें लेक्चर यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपकी कोई भी कसर ना रह जाए, ठीक है ना। तो चलिए आज इतना ही रहने देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट में एक डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद